हेलो दोस्तों, मैं सैयद माजिद अली गवर्नमेंट एग्जाम जोन में आप सभी का स्वागत करता हूं। हम और आप पढ़ रहे थे ज्योग्राफी के अंतर्गत आज हम बात करेंगे पृथ्वी के परिमंडल के बारे में। तो मुख्यतः पृथ्वी के 4 परिमंडल होते हैं। ये आपने बचपन से ही पढ़े होंगे और नहीं पढ़े हैं तो चलिए आज हम आपको इसके बारे में कुछ जानकारी प्रदान कराते हैं जो आपके जीवन के लिए उपयोगी होगी तथा परीक्षा की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण होगा। ठीक, बात कर लेते हैं भूमंडल की। भूमंडल को मुख्यतः 4 भागों में बांटा गया है। वो कौन कौन से हैं? स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल और जैव मंडल। यहाँ पर जैव मंडल होगा, आप सही कर लीजिएगा। ठीक, मुख्यतः 4 भागों में बांटे जाते हैं और ये कहते कैसे कैसे हैं इसको देख लेते हैं। इसको कहते हैं पृथ्वी का ठोस भाग जहाँ हम रहते हैं वो स्थल मंडल कहलाता है। धरातल के जल वाले भाग को हम जलमंडल कहते हैं, यानी कि जहाँ जल पाया जाता है उसको हम जलमंडल कहते हैं। जैसे समुद्र हो गया, नदी हो गई, तालाब हो गए, ये जलमंडल का भाग कहलाता है। ठीक, पृथ्वी पर जल, ठोस, द्रव, गैस तीनों रूपों में पाया जाता है। ठीक, पृथ्वी पे जो जल होता है वो ठोस, द्रव और गैस तीनों रूपों में पाया जाता है। मुख्यतः जल जो होता है वो तीनों रूपों में पाया जाता है, हर जगह मिल जाता है। ठोस में मिल जाता है, द्रव में मिल जाता है और गैस में मिल जाता है। ठीक, पृथ्वी के चारों ओर से घिरे हुए वायु के आवरण को हम वायुमंडल कहते हैं। यानी कि पृथ्वी के जो चारों ओर घिरा हुआ वायुमंडल है वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है वायुमंडल। जो आवरण घिरा हुआ है वो वायुमंडल कहता है। हमारी पृथ्वी का वह भाग जहां तीनों मंडल एक दूसरे को संपर्क में आते हैं वो क्या कहलाता है? जैवमंडल कहलाता है। ठीक, जैवमंडल में सभी प्रकार के जीवन पाए जाते हैं, इसलिए सबसे महत्वपूर्ण होता है। पृथ्वी के चारों परिमंडलों के नाम की उत्पत्ति ग्रीक भाषा से हुई। यानी कि जो ये चारों परिमंडल हैं उसकी जो नाम की उत्पत्ति हुई है वो किस भाषा में हुई है? वो ग्रीक भाषा से हुई है। ये प्रश्न अधिकतर परीक्षा में देखने को मिल जाते हैं। चलिए अब हम बात कर लेते हैं एक एक चीज़ें के बारे में। सबसे पहले हम बात करेंगे जलमंडल की। तो जलमंडल क्या है? पृथ्वी का लगभग 3/4 भाग, लगभग 71% जो भाग है वो जल से ढका हुआ है। ठीक, अर्थात पूरी पृथ्वी पर लगभग 71% जल पाया जाता है, हम ऐसा मान सकते हैं। पृथ्वी पर उपस्थित कुल जल का 97%, यहाँ पर पुल की जगह पे कुल होना चाहिए था, इसको आप सही कर लीजिएगा, थोड़ा मिस प्रिंट हो जाता है टाइप करने में, यहाँ पास कुल होना चाहिए था। कुल लगभग 97%, 97.2% जल महासागरों में उपस्थित है। ठीक, मनुष्य के पीने योग्य कितना पानी है? 0.3% का जो पानी है वो मनुष्य के पीने योग्य है। इसलिए हमको अपने जल की संरक्षण करना चाहिए और जल को बर्बाद नहीं करना चाहिए। जहां आप खुला हुआ नल देखें उसको बंद कर दें, व्यर्थ पानी ना करें। जितनी आवश्यकता हो पानी की उतनी ही पानी को हम यूज़ करें और बाकी उसको सेव करके रखें। जल संरक्षण के लिए 22 मार्च को हम लोग जल संरक्षण दिवस भी मनाते हैं। ठीक, इसके अलावा 2.5% जल हिम चादरों व भूगर्भ में संचित है। यानी कि जो हिम की चादरें हैं, ठीक, और जो भूगर्भ के अंदर यानी पाताल के अंदर जो पानी है उसमें संचित है वो पृथ्वी के कुल जो पृथ्वी के हैं, पृथ्वी पे कुल 5 प्रकार के महासागर पाए जाते हैं। वो कौन कौन से इसको देख लेते हैं। नंबर 1 प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर और दक्षिणी महासागर। ये 5 प्रकार के जो महासागर हैं इसी में लगभग 97.2% का जल इसमें मिल जाता है। 71%, यानी कि जो 71% जल है उसमें से लगभग 99% जल हमको इसी में मिल जाता है। उसके अलावा अगर हम बात करें तो इसमें दिया हुआ है पॉइंट, सीधे दिया हुआ है कितने % जल हमको मिलता है। ठीक, इसमें मिलता है लगभग 97.2% महासागरों में उपस्थित है। यानी कि कुल मिला के जो 5 महासागर हैं उसमें 97.2% जल विद्यमान है। 0.3% जल जो है वो हमारे लिए किसके लिए है? वो हमको पीने योग्य है, यानी कि मनुष्य के पीने योग्य है। और 2.5% का जो जल है वो जमीन हिम की चादरों तथा भूगर्भ में संचित जल के रूप में हमको प्राप्त होता है। ठीक, इसमें से प्रशांत महासागर सबसे बड़ा महासागर कहलाता है। तो प्रशांत महासागर है वो सबसे बड़ा महासागर है। उसके बाद है महासागरीय जल सदा गतिशील रहता है। जो महासागर का जल होता है वो सदा गतिशील रहता है, वो स्थिर नहीं रहता। ठीक, इसमें ज्वार भाटा, लहरें तथा धाराएं चलती रहती हैं। ज्वार भाटा है यानी कि समुद्र की लहरों को जो उठना बैठना होता है उसे ज्वार भाटा कहते हैं। ठीक, महासागरीय जल खारा होता है इसलिए ये पीने योग्य नहीं होता है। तो कुछ क्षेत्रों में जहाँ पास समुद्र के किनारे देश स्थित हैं वहाँ पास खारा पानी अधिक होता है, इसलिए पानी पीने के लिए जो प्राप्त होता है वो बड़ी महंगा होता है, इसलिए उसको संचित करते हैं। जैसे सऊदी अरब हो गया, दुबई हो गया,
ठीक, ये सब जो जगहें हैं यहाँ पास क्या है, रेगिस्तान इलाका है और साथ में समुद्री तट से लगा हुआ है, इसलिए यहाँ खारा पानी मिलता है और पानी योग्य, पीने योग्य जो पानी है वो बड़ी मशक्कत से पैदा होता है। ठीक, उसके बाद बात कर लेते हैं, समुद्री तल को छूने ऊंचाई वाला माना जाता है, क्योंकि समुद्री जल का स्तर सभी जगह सामान्य नहीं होता है। जो समुद्र तल है उसकी जो गहराई होती है वो हर जगह सामान्य नहीं होती है, जिसके कारण हमको जो ऊंचाई या गहराई नापी जाती है, समुद्र की जगह का जो सतह का तल है वो समान रहता है। इसलिए हम जब किसी चीज़ की गहराई को नापते हैं, किसी चीज़ की ऊंचाई की लंबाई को नापते हैं तो समुद्र तल से नापी जाती है। चलिए आगे देख लेते हैं क्या इसमें, महासागर की गहराई अथवा स्थल खंड के पर्वत पठार या मैदान की ऊंचाई हो सभी प्रकार के तल से ही नापी जाती है। ठीक, समुद्र के तल से नापते हैं, क्योंकि समुद्र की जो सतह होती है वो सदा एक समान रहती है, यानी कि जो गहराई है वो एक समान है। ठीक, जो बीच का स्तर होता है वो एक समान होता है पूरे समुद्र में देखा जाए। इसलिए जैसे हिमालय की चोटी को नापना होता है तो हम क्या कहते हैं, समुद्र तल से हिमालय की चोटी की लंबाई या ऊंचाई कितनी है, तो हम बताते हैं कि 8,848 मीटर है, ये ऊंचाई है इसकी। तो हम समुद्र तल से इसलिए नापते हैं क्योंकि समुद्र तल हमेशा समान रहता है और धरती जो है वो सामान्य नहीं है, कहीं पर पठार है, कहीं पर पर्वत है, कहीं पर समतल है, कहीं पर मैदानी भाग है, इस तरीके से भाग है, इसलिए हम लोग जमीन से इसको नहीं नापते हैं। ठीक, हमारी पृथ्वी पर जलीय भाग अधिक है, इसलिए इसे नीलागिरा कहते हैं। तो ये तो सिंपली आपने बचपन से ही पढ़ा होगा कि नीलागिरा क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर जल की अधिकता पाई जाती है। अगला देख लेते हैं, जल चक्र क्या होता है। जल चक्र के बारे में अगर अध्ययन करें तो इसके कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक निकल के सामने आते हैं। कौन कौन से हैं देख लेते हैं। पृथ्वी पर जल 3 स्वरूप में पाया जाता है। कौन कौन से, ठोस, द्रव और गैस में पाया जाता है। जल चक्र का तात्पर्य जल के तीनों स्तर में आपस में परिवर्तन होता है, यानी कि जो जल चक्र होता है वो जैसे ठोस है तो वो द्रव बन जाता है, द्रव है तो गैस बन जाता है, गैस है तो फिर वो द्रव बदलने का प्रयास करता है, अब द्रव क्या होता है फिर ठोस से बदलने का प्रयास करता है। इस प्रकार तीनों क्रियाएं आपस में चलती रहती हैं, इसीलिए हम इसको जल चक्र कहते हैं। ये निम्नलिखित प्रक्रिया द्वारा संपन्न होता है। ठीक, पृथ्वी का जल वाष्पीकरण द्वारा वायुमंडल में पहुंचता है। इस प्रक्रिया के द्वारा जल द्रव अवस्था से गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। ठीक, वायुमंडल की जलवायु ठंडी होकर पुनः द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाती है या संघनन हो जाती है, यानी कि हम ठोस अवस्था में बदलने लगती है। संघनित जल बादल, कोहरा आदि के रूप में पाया जाता है। ठीक, संघनित जल बूंद के पर्याप्त भारी हो जाने के कारण वर्षण से पुनः पृथ्वी पर वापस आ जाता है। अभी वही प्रक्रिया कंटिन्यूअसली चलती रहती है, यानी कि जो बादल होते हैं, सबसे पहले जल क्या होता है, जो जल होता है वाष्पीकरण होता है, वाष्पीकरण होकर वो आसमान में वायुमंडल में पहुंचता है। उसके बाद जल द्रव अवस्था से गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। जब गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाएगा तो बादल या कोहरे के रूप में फिर पृथ्वी पर आता है। पृथ्वी पर आने के बाद फिर वह ठोस हो जाता है, या फिर जहाँ पास ठोस होना होता है यानी संघनित जो क्रियाएं होती है वहाँ ठोस भी हो सकता है और गर्म ठंडा भी हो सकता है। मान लीजिए कि हिमालय पर्वत के क्षेत्र में अगर ठंडी इलाकों में वर्षा होती है, वहाँ जो पानी गिरता है वो बर्फ जम जाता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ये तीन प्रकार की जल चक्र हैं, यानी कि ठोस, द्रव, गैस की वो आपस में संबंधित रहती है, एक दूसरे के संबंध के बिना ये कार्य नहीं करती हैं। ठीक, अब हम बात कर लेते हैं, वर्षण कई रूपों में होता है, जैसे वर्षा, फुहारा, ओला, हिमपात। कई प्रकार से होते हैं। वो कौन कौन से हैं ये दिया जा रहा है कि वर्षण होता है फुहारे के रूप में, जिसे बौछार कहते हैं हम लोग। उसके बाद ओला गिरता है, हिमपात होता है। वाष्पीकरण, संघनन एवं वर्षण प्रक्रिया लगातार चलती रहती है। ये जो वाष्पीकरण है, संघनन है और वर्षण की प्रक्रिया है कंटिन्यूअसली पृथ्वी पर गतिमान रहती है। इसीलिए जल चक्र जो लगातार सतह पर चलने वाली प्रक्रिया होती है, इसलिए जो जल चक्र है वो चलता रहता है। ठीक, ये कैसे है ये देखिए, आप एक चित्र के माध्यम से समझ लीजिए कि ये क्रियाएं लगातार चल रही हैं। ये क्रियाएं कैसे लगातार चल रही हैं हम आपको समझाते हैं। ठीक, ये है, मान लीजिए कि ये वर्षा का ये जल है। ठीक, हम यहाँ से मान लेते हैं कि वर्षण होने के पश्चात पानी जब बारिश होती है तो वो ज़मीन में पहुँच जाता है। ठीक, मान लेते हैं कि ये ज़मीनी स्तर है, यहाँ पर पानी। आप यहाँ पास देख लेते हैं कि सूर्य की किरणें हैं। सूर्य की किरणों के माध्यम से क्या हो रहा है, सूर्य की किरणों के माध्यम से जल वाष्पीकृत हो रहा है। वाष्पीकृत हो रहा है तो यानी कि वाष्पन की क्रियाएं उत्पन्न हो रही हैं। जब वाष्पन की क्रियाएं उत्पन्न होंगी तो क्या होगा, ये जो वाष्पीकृत है जल वाष्पीकृत होकर ऊपर जाएगा, उठेगा। ठीक, कहाँ ऊपर उठेगा, ये आसमान के ऊपर उठेगा, जो बादल के रूप में
परिवर्तित हो जाएगा, जो बादल के रूप में परिवर्तित हो जाएगा। फिर यहाँ पर संघनन यानी कि उच्च वायु दाब और निम्न वायु दाब का जब घर्षण उत्पन्न होता है तो वर्षा उत्पन्न हो जाती है। जो वर्षा उत्पन्न होगी तो पानी पूरा वर्षण के रूप में फिर से बरसने लगेगा। फिर ये प्रक्रिया कंटिन्यूअसली चलती रहती है और यही जो प्रक्रिया है ये हमको जल चक्र के रूप में हम इसको जानते हैं। चलिए अगला टॉपिक देख लेते हैं, क्या है वायुमंडल। वायुमंडल के बारे में कुछ विशेष तथ्य हैं जो हमारी परीक्षा की दृष्टि से उपयोगी हैं। चलिए देख लेते हैं क्या क्या है। नंबर 1, पृथ्वी के चारों ओर एक आवरण है। ठीक, वो तो हम लोग बचपन से पढ़ते चले आ रहे हैं कि पृथ्वी के चारों ओर एक आवरण है। वो आवरण कौन सा है? जिससे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन इत्यादि गैस पाई जाती हैं। जो आवरण है, इस आवरण के अंदर कौन कौन सी मुख्यतः गैस पाई जाती है? नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है और आर्गन इत्यादि गैस पाई जाती हैं। ठीक, यह सभी गैसें पृथ्वी के चारों ओर एक घेरे के रूप में है, पृथ्वी के चारों ओर एक घेरे के रूप में उपस्थित हैं। यह एक ऐसा आवरण है जो आकाश में लगभग 1600 किलोमीटर तक, 16 किलोमीटर, 1600 मीटर तक, 16 किलोमीटर तक ऊंचाई तक फैला हुआ है और पृथ्वी के आसपास घूमता रहता है। वायुमंडल कहलाता है। यानी कि हमारी पृथ्वी के लगभग 16 किलोमीटर ऊपर तक चले जाइए तो हमको वायुमंडल प्रभावित यानी प्रभाव मिलता रहता है। उसके आगे हमको वायुमंडल का प्रभाव धीरे धीरे कम होने लगता है और एक जगह पर नग्न हो जाता है जहाँ पास हम अंतरिक्ष में पहुँच जाते हैं। तो उसके बाद बात कर लेते हैं वायुमंडल को उसकी विशेषताओं के आधार पर यानी पदों पर निम्नलिखित बांटा गया है। कैसे बांटा गया है? चलिए हम बात कर लेते हैं। उसको सतहों में बांट दिया गया है। पृथ्वी की सतह के प्रारंभ करने पर प्रत्येक क्रमशः कौन कौन सी होती है ये देख लेते हैं। यानी कि जो पृथ्वी है उसकी सतह जो है उससे जो प्रारंभ हो रहे हैं तत्व वो किस प्रकार के हैं। नंबर 1, क्षोभ मंडल, उसके बाद समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल, बाह्य मंडल। ठीक, उसके बाद वायुमंडल का कुछ लगभग 97% भाग धरातल के एकदम निकट पाया जाता है। धरातल के एकदम निकट कितना परसेंट भाग पाया जाता है? 97% भाग पाया जाता है। अगर हम बात करें जनरली देखा जाए तो हम जो वायुमंडल है, जो क्षोभ मंडल है, मौसम की जितनी भी क्रियाएं होती हैं इस क्षोभ मंडल के अंतर्गत होती हैं। क्यों? क्योंकि ये सबसे निचला हिस्सा होता है। उसके बाद संताप मंडल, यहाँ पास क्या होता है? समान ताप होता है। ये वायुमंडल के उड़ाने के लिए अच्छा होता है। ठीक, उसके बाद मध्य मंडल आ जाता है, फिर आयन मंडल आता है, फिर बाह्य मंडल आता है, जो अपनी अपनी विशेषताओं के लिए जाना जाता है। ठीक, ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ वायु विरल होती जाती है। विरल यानी कि दूर दूर होने लगती है। वायु के जो कण होते हैं वो विरल हो जाते हैं। वायुमंडल में मुख्यतः नाइट्रोजन कितने प्रतिशत है? 78% पूछा जाते हैं प्रश्न। ऑक्सीजन कितने प्रतिशत है? 21%। तथा अन्य गैसों में कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन सब मिला के कितने परसेंट है? लगभग 1% है। ठीक, अब बात कर लेते हैं कि नाइट्रोजन के बारे में। नाइट्रोजन जीव जंतुओं की वृद्धि के लिए सहायक होता है, तो ऑक्सीजन हमारी वायु प्राण होती है। ये दोनों ही गैसें जो हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण है मानव जीवन के लिए और विशेष जीव के लिए। ठीक, जो नाइट्रोजन होती है जीवों की वृद्धि के लिए आवश्यक होती है और ऑक्सीजन हमारी वायु प्राण है। यानी कि हमको जीवन जीने के लिए हमको सांस लेने के लिए हमको ऑक्सीजन की जरूरत होती है। बढ़ती ऊंचाई के साथ साथ हवा के घनत्व घटता रहता है। यानी कि जो हम ऊपर जाएंगे तो हवा का घनत्व कैसा होगा? घटेगा। इस कारण हवाओं का भार कम हो जाता है। हवाओं का जब भार कम हो जाएगा तो वो विरल होने लगती हैं। यही कारण है कि समुद्री क्षेत्र पर हवाओं का घनत्व अधिक और ऊंचाई क्षेत्र पर हवाओं का घनत्व कम होता है। ये हमको देखने को मिलता है। मान लीजिए समुद्र के किनारे हम चले जाते हैं तो हमको हवाएं तेज महसूस होती हैं, लेकिन अगर हम हिमालय पर्वत पर चले जाएंगे तो हमको वहाँ हवाएं एकदम स्लो लगेंगी और साथ ही साथ हम सांस लेने में कठिनाई उत्पन्न करेंगे। ठीक, ये भिन्नताएं देखने को मिलती हैं। धरातल से ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ हवाओं का तापमान घटता जाता है। यही कारण है कि ऊंचे पर्वत शिखर पर बर्फ जमी रहती है। अब हवाएं जब नहीं रहेंगी तो डेफिनेटली वहाँ ठंड का मौसम हो जाएगा, ताप परिवर्तन नहीं होगा। उसकी वजह से क्या होगा? शिखर पर बर्फ जमने लगती है। और जब यही हमको जैसे हिमालय पर्वत हो गया, हिमालय पर्वत की चोटी हो गई, यहाँ पर हमको अधिकतर बर्फ दिखाई देती है क्योंकि वहाँ हवा विरल हो जाती है। ऊंचाई बढ़ने पर हवा का दाब भी कम हो जाता है। इसलिए पर्वत पर चढ़ने वाले जो पर्वतारोही होते हैं सांस लेने के लिए ऑक्सीजन गैस से भरा सिलेंडर रखते हैं। हमने भी आपको बताया कि यहाँ ऑक्सीजन की कमी पाई जाती है। ऑक्सीजन की कमी पाने का तात्पर्य भी यही है कि जीवन में अगर हम जितनी ऊपर जाएंगे उतना हमको ऑक्सीजन की कमी महसूस होगी और जो जीवन दायनी गैस है हमारी ऑक्सीजन उसको प्राप्त नहीं कर पाएंगे तो मृत्यु सैया को पहुंच जाएंगे। इसीलिए जो हिमालय पर्वत पे जाते हैं या फिर जो पर्वतारोही होते हैं वो ऑक्सीजन का सिलेंडर अपने साथ लेके जाते हैं। चलिए आगे देख लेते हैं क्या पॉइंट है। अब हम लोग बात कर लेते हैं जैवमंडल की। जैवमंडल की क्या विशेषताएं हैं और इससे क्या प्रश्न बन सकते हैं। ये जनरली हम जो जानकारी पढ़ रहे हैं
ये प्राथमिक विद्यालयों की पुस्तक से है, इसलिए इसके अंतर्गत जो भी कंटेंट दिए गए हैं उसको इसमें समाहित करने का प्रयास किया गया है। ये हम ज्योग्राफी के हिसाब से नहीं पढ़ रहे हैं, जबकि हमको बेसिक शिक्षा परिषद की किताबों को ख़त्म करना हमारा एक उद्देश्य है, ताकि हम अपने बेस को मजबूत कर लें। उसके पश्चात जब हम लोग ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो ज्योग्राफी यानी कि हाई लेवल की ज्योग्राफी पढ़ने के लिए हमको एनसीईआरटी की किताबें और साथ ही साथ उन ग्रंथों का प्रयोग करना पड़ेगा जिससे प्रश्न उपयोगी पूछे जाते हैं। पहले हम लोग न्यू मजबूत कर लेते हैं, इसलिए हम एससीईआरटी का प्रयोग कर रहे हैं, ताकि उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा के द्वारा जो भी प्रश्न या पीएनपी के द्वारा जो भी प्रश्न बनाए जाते हैं, इसमें हम लोग जो भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं वो हमारे लिए उपयोगी होगी। इसलिए पहला कर्तव्य हमारा ये है कि हम निम्न स्तर की जो किताबें हैं उसको पढ़ लेते हैं, उसके अंदर जो तथ्य हैं, जो कंटेंट है उसको अच्छे तरीके से समझ लेते हैं, तत्पश्चात जाके हम हायर लेवल की एजुकेशन को प्राप्त करेंगे। हम बात कर रहे हैं पृथ्वी के धरातल पर एक सीमित क्षेत्र ऐसा है जहाँ तीनों मंडल पाए जाते हैं, उससे हम क्या कहते हैं, जैवमंडल। जैवमंडल के अंतर्गत जलमंडल, स्थलमंडल, वायुमंडल तीनों आते हैं। इसकी परस्पर अंतःक्रिया के कारण जीवन की अनुकूल परिस्थितियां पाई जाती हैं, यानी कि जो इसकी क्रियाएं होती हैं जैवमंडल के अंदर, इसी से जीवन संभव होता है। ठीक, यह निम्न प्रकार के जीव जंतु पेड़ पौधों में पाए जाते हैं। यह विभिन्न प्रकार के जीव जंतु और पेड़ पौधों में पाए जाते हैं। वो क्या क्या मान लेते हैं कि ये हमने कक्षा 6 की किताब है उससे एक फिगर निकाला है जैवमंडल। इसके अंतर्गत हम देख रहे हैं कि क्या क्या चीज़ होती हैं। ये जैवमंडल के अंदर क्या है, ये पूरी जो सबसे पहले कंटेंट हम देखने का प्रयास करते हैं कि ये जो हमारा फिगर है इसके अंतर्गत पूरे जैवमंडल को हमने समाहित किया है। कैसे, सबसे पहले वायुमंडल को देख लेते हैं जो आसमान में है। वायुमंडल को हमने आसमान से दर्शाने का प्रयास किया है, जलमंडल को नदियों के माध्यम से समझाया गया है और स्थल मंडल को पठारों के माध्यम से यानी कि जमीनों के माध्यम से। इन सभी चीज़ों से जो ये चीज़ें दिखाई दे रही हैं, इन चीज़ों से ही एक जीवन संभव, एक जीवन पूर्ण कार्य प्राप्त होता है। जैसे वायुमंडल ये हमारे लिए बहुत उपयोगी है। ठीक, उसके बाद जलमंडल ये भी हमारे लिए बहुत उपयोगी है, साथ ही साथ स्थल मंडल हमारे लिए बहुत उपयोगी है। इन सभी चीज़ों को यदि हम नज़रअंदाज करते हैं, जब इन सभी चीज़ों को अगर हम नज़रअंदाज करते हैं तो ये जो मान लेते हैं कि ये पृथ्वी है, पृथ्वी पे जीवन संभव नहीं हो सकता है। कैसे नहीं होगा, क्योंकि जीवन जीने के लिए हमको इन तीनों चीज़ों की आवश्यकता है। कौन कौन सी चीज़ों की, हमको है जलमंडल की आवश्यकता, हमको है वायुमंडल की आवश्यकता, हमको है स्थल मंडल की आवश्यकता। अगर हमको जीवन जीना है, अगर पृथ्वी पे जीवन व्यतीत करना है तो हमको डेफिनेटली इन सब चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है। ये सारी चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगी तभी एक जीवन चक्र चलता है। ठीक, तो जैवमंडल को आप समझ में आ गए होंगे कि अगर हम लोग जीवन निर्भर करते हैं, हम अगर देखें सिंपल तरीके से कि जैवमंडल हमारा क्या है, तो जैवमंडल में मनुष्य रहता है, यानी कि हम पृथ्वी पे मनुष्य हैं। मनुष्य को जीवन जीने के लिए वायु की आवश्यकता होती है, जल की आवश्यकता होती है, स्थल की आवश्यकता होती है और साथ ही साथ भोजन की आवश्यकता है। भोजन हमको पेड़ पौधे से मिलते हैं, पेड़ पौधे धरती पर लगाए जा सकते हैं, पेड़ पौधों के लिए भी हमको जल की आवश्यकता होती है। और पेड़ पौधे अगर आपको ऑक्सीजन चाहिए होगा तो अगर उनको सांस लेना है, जीवित रहना है तो कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता होगी। तो ये संपूर्ण परितंत्र जो दिया गया है, इस संपूर्ण परितंत्र को हम जैवमंडल कहते हैं। ठीक, यह क्षेत्र धरातल के कुछ ऊपर कुछ नीचे जल एवं वायु में फैला हुआ है, इसे सीमित क्षेत्र में जलमंडल कहते हैं। ठीक, वनस्पति को खाने वाले जीव जैसे बकरी, खरगोश तथा शाकाहारी जो होते हैं इसके अंदर शामिल होते हैं। इन शाकाहारी जीवों को खाने वाले जीव जाते हैं शेर, भेड़िया आदि। कुल मिला के हम इसको बताते हैं प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक उद्देश्य से हम इसको समझते हैं। ठीक, प्राथमिक उद्देश्य क्या होते हैं, द्वितीयक क्या होते हैं, तृतीयक प्राथमिक स्तर के जो व्यक्ति होते हैं, प्राथमिक स्तर जो होता है द्वितीयक होता है, तृतीयक होता है। अगर जैवमंडल की प्रादुर्भाव किया जाए तो हम पेड़ पौधों से लेते हैं, वनस्पति से लेते हैं, उसके बाद जानवरों से लेते हैं, उसके बाद हम मनुष्यों से लेते हैं तथा उन जानवरों से लेते हैं जो इस पर निर्भर करते हैं। ठीक, अगर हमको जानवरों को जीवित रहना है तो वो पेड़ पौधे खाएंगे, अगर और जानवरों को जीवित रहना है तो वो क्या करेंगे, वो मांसाहारी जो जानवर होते हैं वो शाकाहारी पर निर्भर करते हैं, जो शाकाहारी होते हैं वो घास फूस या पेड़ पौधे पर निर्भर करते हैं। इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि जैवमंडल के अंदर जो भी चीज़ें पाई जाती हैं वो बहुत ही उपयोगी होती हैं। बिना एक दूसरे के सहारे से जीवन संभव नहीं हो सकता, इसलिए हम लोग जैवमंडल को पढ़ते हैं और जैवमंडल की उपयोगिता को हम समझते हैं। ठीक, मानव क्या है, यहाँ पर हम देख लेते हैं। मानव भी एक जैवमंडल का सदस्य है जो स्थलीय तथा जलीय जीवमंडल पे अपना भोजन ग्रहण करता है। अभी हमने आपको बताया कि एक दूसरे पर निर्भर करता है। अगर हमको भोजन करना होगा तो या तो स्थल पर निर्भर करेंगे या तो जल पर निर्भर करेंगे। ठीक, क्योंकि स्थल से हमको जो वस्तुएं प्राप्त होती है, कंदमूल वो भी, और जो जानवर प्राप्त होते हैं वो स्थल से प्राप्त होते हैं। जलमंडल में जैसे मछली वगैरह हो गई, इन सब चीज़ों के बारे में अगर जानकारी प्राप्त करनी है या उपयोग करना है तो हमको ये सब चीज़ें वहाँ से मिलती हैं। मानव एवं जैवमंडल की भांति मानव जो है वो जैवमंडल को क्षति भी पहुँचाता है।
जैसे वनस्पति को काटना, जीवों का शिकार करना, जैवमंडल। लेकिन मानव को जीवित रहने के लिए इन सब चीज़ों की आवश्यकता होती है, लेकिन साथ ही साथ अगर हम इसकी क्षति पहुंचा रहे हैं तो हमको इसकी पूर्ति भी करनी चाहिए। मान लीजिए कि हम एक वनस्पति यानी कि एक पेड़ को काट रहे हैं अपने उपयोग के लिए, तो डेफिनेटली हमको 10 पेड़ों को लगा देना चाहिए। इससे क्या होगा, हमारा जैवमंडल बना रहेगा और हम जीवन जीने की अभी जो क्षमता है हमारी उसको हम बढ़ावा दे सकते हैं। ठीक, चलिए, मानव उद्योग धंधों के द्वारा जो भी कार्बन डाइऑक्साइड जैसे हानिकारक गैस वायुमंडल उत्सर्जित होती है, उससे वायुमंडल का ताप बढ़ता है। ठीक, वायुमंडल का ताप हम लोगों के जो उद्योग धंधे करते हैं, जैसे फैक्ट्रीज वगैरह लगा देते हैं, इससे ताप बढ़ता है। ताप को कम करने के लिए हमको वनस्पतियों का प्रादुर्भाव करना चाहिए, वनस्पतियाँ लगानी चाहिए। जितनी वनस्पति लगाएंगे उतना ही वातावरण ठंडा होगा। पहले के ज़माने में बढ़िया अच्छी तरीके से वायु होती थी, खुला वातावरण होता था, वर्षा बराबर होती थी, सर्दी गर्मी बरसात सब पड़ती थी। और आज के ज़माने में सिस्टम बदल गया है, गर्मी ज़्यादा पड़ती है, बरसात कम होती है, सर्दी भी कम पड़ती है। क्यों? इसका कारण है, इसका कारण ये है कि मानव के द्वारा जो परिमंडल को बर्बाद किया जा रहा है, इसका मेन उद्देश्य यही है कि मानव अपनी लालसा को पूरी करने के लिए सभी प्रकार के कार्य कर लेता है जो नहीं करने चाहिए। अगर वो करता है तो करे, लेकिन उसकी क्षति के लिए बहुत सारे कार्य ऐसे होते हैं जो उसको कर लेना चाहिए। इस प्रकार ताप भूमंडलीय तापन कहलाता है, इससे जैवमंडल का प्रादुर्भाव पड़ता है। ठीक, आशा करते हैं कि आप सभी को जैवमंडल से संबंधित यानी कि जो हम पढ़ रहे थे पृथ्वी के 4 परिमंडल, उससे संबंधित कक्षा 6 की स्तर से जो भी चीज़ें होंगी वो समझ में आ गई होंगी। नेक्स्ट टाइम मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। धन्यवाद।